प्यारे बच्चों, एक विशेष वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं। कुछ समय पहले ही हमने साहित्यिक परिचय से संबंधित चैनल पर वीडियो डाला था, जो बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा पसंद किया गया है और विद्यार्थियों ने यह इच्छा जाहिर की है कि सर किसी भी व्याख्या का संदर्भ, प्रसंग और विशेष कैसे लिखा जाए बेस्ट तरीके से, इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मेट और हमें बता दें तो हमारी लिखने की शैली और अधिक मजबूत और अच्छी हो जाएगी। तो चलो आज उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष से संबंधित खास बात बताने जा रहे हैं, या यूँ कहूँ कि संदर्भ, प्रसंग और विशेष लिखने का एक नायाब तरीका बताने जा रहे हैं, एक यूनिवर्सल तरीका बताने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले संदर्भ के बारे में अपन चर्चा करने से पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि संदर्भ होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, संदर्भ वह होता है जहाँ से वह गद्यांश या फिर पद्यांश लिया गया है। जिस काव्य रचना से, जिस पुस्तक से, जिस कवि की है वह रचना, वह जहाँ से वह लिया गया है वह होता है संदर्भ। बात करें प्रसंग की, उस गद्यांश या पद्यांश में जिस विषय वस्तु पर जोर दिया गया है वह वर्णन, उस विषय वस्तु का वर्णन प्रसंग होता है। व्याख्या होता है वह उसका भाव विस्तार होता है, और विशेष होता है वह उसमें, उस व्याख्या में क्या खास दिया गया है, क्या विशेष बिंदु हैं, उन बिंदुओं का जिक्र करना विशेष होता है। तो चलो इनको कैसे लिखा जाता है इसके ऊपर अपन विस्तार से और यूनिक तरीके से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन संदर्भ की, तो बच्चों देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर जो संदर्भ होता है, इसमें हमने बताया है कि प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश या अवतरण। देखो बच्चों, अवतरण है यह गद्यांश और पद्यांश दोनों में अपन इसको लिख सकते हैं, और अगर गद्यांश और पद्यांश को अलग अलग लिखेंगे तो पद्यांश है तो वहाँ गद्यांश और अवतरण नहीं लिखना है, और गद्यांश है तो वहाँ पद्यांश और अवतरण नहीं लिखना है। गद्यांश और पद्यांश दोनों में से एक लिखना है, और अगर आप दोनों ही नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अवतरण लिख दें। अवतरण गद्य और पद्य दोनों में मान्य है। बात करें प्रस्तुत मानव पद्यांश या गद्यांश अवतरण, हमारी पाठ्य पुस्तक के आगे हमने खालिस्तान दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है। भले ही आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं, वहाँ आपकी जो भी पाठ्य पुस्तक चल रही है, अनिवार्य हिंदी या फिर हिंदी साहित्य की, उस पाठ्य पुस्तक का यहाँ आपको नाम लिखना है। मैं संकलित बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि या लेखक। ध्यान रहे, जब पद्यांश आएगा तो यहाँ कवि आएगा और गद्यांश आएगा तो यहाँ लेखक आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अवतरण कर रहे हैं तो यूनिवर्सल है, जो भी आप कवि या लेखक जिसके संदर्भ में लिखना चाह रहे हैं वह दोनों में से एक लिख देंगे, क्योंकि यहाँ विकल्पक चिन्ह दिया हुआ है। आगे देख पा रहे हैं कवि या लेखक, इसके आगे खालिस्तान दिया हुआ है। तात्पर्य यह है कि कवि या लेखक का नाम यहाँ पर आएगा। द्वारा रचित, अब जो भी रचना है जिसकी आप व्याख्या करने जा रहे हैं, जिस पद्यांश या गद्यांश की, उसकी मूल रचना क्या है, किस रचना से वह यहाँ उद्धृत है, किस रचना से यहाँ लिया गया है, उस मूल रचना का यहाँ नाम लिखना है इस खालिस्तान में। फिर आगे आ जाएगा शीर्षक, कविता, पाठ, निबंध, कहानी, जो भी मूल रूप से है। कविता भी हो सकती है, पाठ भी हो सकता है, निबंध हो सकती है, कहानी हो सकती है, जो भी है वो एक लिखना है, क्योंकि सभी विकल्पों में से कोई एक विकल्प यहाँ आपको चयन करना है। जैसे कविता है तो कविता लिख देंगे, बाकी के सभी विकल्प हट जाएंगे। से उद्धृत है या फिर लिया गया है, उद्धृत है या फिर लिया गया है, दोनों अल्टरनेट हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, यह तो रहा संदर्भ लिखने की कला। बिल्कुल फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखें, फिर आप किसी भी कवि या किसी भी लेखक का संदर्भ लिख सकते हैं। अब आगे अपन बात करें बच्चों प्रसंग के बारे में, तो इसमें कवि या लेखक ने, अब ध्यान रहे, इसमें कवि या लेखक ने, ये तो शुरुआती लाइन है, प्रारंभिक लाइन है, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब आगे क्या लिखना होता है प्रसंग में, इसका हमने यहाँ वर्णन किया है कि जिस विषय वस्तु पर अधिक जोर दिया गया है उसका वर्णन यहाँ करना है। एक या दो लाइनों में उस विषय वस्तु का यहाँ अपने को उल्लेख करना है, वर्णन करना है। ध्यान रहे बच्चों, जो भी लाल कलर में दिया हुआ है, यहाँ लाल कलर में जो भी लाइनें दी गई हैं, पंक्तियाँ दी गई हैं, वाक्य दिए गए हैं, वो आपको लिखने नहीं हैं, केवल यहाँ आपको संकेत मात्र दिया गया है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर आएगी, अर्थात उनके स्थान पर वह वस्तु लिखनी है जिसके
बारे में हम आपको कह रहे हैं, जिसके बारे में लाल अक्षरों के माध्यम से बताया गया है, लाल लाइनों के माध्यम से बताया गया है, उसके स्थान पर आपको वह बात लिखनी है। यह लाइन यूं की यूं आपको नहीं लिखनी है। प्रसंग की चर्चा हो गई बच्चों कि प्रसंग में जो भी विषय वस्तु है जिसके ऊपर जोर दिया गया है उसका वर्णन यहाँ करना है। आगे लास्ट में आ ही जाएगा, वर्णन किया गया है। बच्चों प्रसंग के आगे आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना है। ये जो योजक चिन्ह है, हाइपन वाली स्थिति, यही आपको रखना है ताकि इंडिकेट हो सके कि जो भी अपन वर्णन करने जा रहे हैं, जिस विषय वस्तु का वर्णन कर रहे हैं, उसका संपूर्ण वर्णन नीचे व्याख्या में दिया गया है। तो यहाँ पूर्ण विराम नहीं रखना है, यहाँ योजक चिन्ह ही रखना है। आगे अपन बात करें व्याख्या की, तो बच्चों व्याख्या कैसे लिखी जाएगी? सामान्यतः व्याख्या है अपन अपने जो अध्यापक हैं वह पढ़ाते हैं। व्याख्या से संबंधित हालांकि चैनल के ऊपर एक नायाब वीडियो दिया गया है जहां से आप व्याख्या करना सीख सकते हैं। फिर भी बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ भी आपको बताएंगे कि व्याख्या कैसे की जाती है, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रसंग कैसे लिखा जाता है, विशेष कैसे लिखा जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ आपको जरूर बताएंगे, तो बने रहिए। आगे बात करें व्याख्या की, तो बच्चों व्याख्या के बारे में हमने यहाँ एक खास बात दी है कि उस कवि या लेखक की खास विशेषता से व्याख्या की शुरुआत करनी है। ध्यान रहे ये जो लाल लाइन है, ये लाल लाइन नहीं आएगी, इसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु आएगी, अर्थात जिसके बारे में यह लाल पंक्ति कही है, जिसके बारे में लाल पंक्ति इंडिकेट कर रही है, वह बात यहाँ पर आएगी। उस कवि, जिस कवि या लेखक की अपन व्याख्या करने जा रहे हैं, जिस गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसका जो राइटर है, उस राइटर से संबंधित यहाँ उसकी एक खास बात लिखनी है। फिर उसके बाद में लिखना है कवि या लेखक ने यहाँ, या फिर इसमें, यहाँ ओब्लिक इसमें, दोनों में से एक आ जाएगा। इसमें आगे जो भी वर्णन किया गया है व्याख्या में, सार रूप से, विस्तार रूप से यहाँ आपको लिखना है। बच्चों व्याख्या में एक खास बात ध्यान रखनी है कि बच्चों व्याख्या का मतलब भावार्थ ही नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हैं इस भ्रम में रहते हैं कि व्याख्या का मतलब भावार्थ होता है। भावार्थ होता है, सही बात है आपकी, लेकिन व्याख्या का मतलब भावार्थ ही नहीं होता है। केवल भावार्थ ही नहीं होता है, उसका इस तरह से अर्थ विस्तार करना होता है, चाहे वह गद्य हो चाहे पद्य हो। इस तरह से अर्थ विस्तार करना होता है कि यदि हम कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी यह बताएं या यह बताया जाए ना, तो उसे सहज समझ में आ जाए, तब ही हमारी व्याख्या लिखने का जो प्रयास है वह सार्थक होगा। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। विशेष से संबंधित बात कि विशेष कैसे लिखा जाता है, तो बच्चों देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, विशेष लिखने के बारे में हमने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं। इनमें से कुछ बिंदु भी आप याद कर लेंगे तो आपका विशेष बहुत अच्छा होने वाला है। पहला बिंदु है विशेष से संबंधित, बच्चों ध्यान रखना है। पहला बिंदु प्रसंग या जो विषय वस्तु से मिलती जुलती बात आपको पहले बिंदु में लिखनी है। जहाँ आपने प्रसंग लिखा है उससे मिलती जुलती बात लिख दो, चाहो तो विषय वस्तु जो भी है उस पूरे व्याख्या की, पैराग्राफ की, उस विषय वस्तु से मिलती जुलती आपको पहली बात यहाँ पर लिखनी है। दूसरी बात बिल्कुल फिक्स है बच्चों, कवि की भाषा जो तत्सम शब्दावली युक्त, साहित्यिक लाक्षणिकता से युक्त, बोध गम्य एवं अंतर्मन को छू लेने वाली है। यह जो बात है केवल पद्य भाग में बच्चों आपको लिखनी है। गद्य भाग के लिए एक नीचे हमने निर्धारित कर दी है, तो ये दोनों में से आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। पद्य भाग के लिए ऊपर वाले लिख देंगे, गद्य भाग के लिए नीचे वाले लिख देंगे। हालांकि एक उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या लिखना होता है। फिर भी बच्चों ये ध्यान रखना है कि जहाँ पद्य की व्याख्या करनी है वहाँ गद्य वाले बिंदु नहीं लिखने हैं। जैसे ये गद्य वाला बिंदु है, ये नहीं लिखना है, और अगर गद्य की कर रहे हैं तो ये पद्य वाला बिंदु नहीं लिखना है। अब बात करें आगे, लेखक की भाषा सहज, सरल एवं प्रभावपूर्ण, बोधगम्य, परिष्कृत, प्रांजल एवं अंतर्मन को छू लेने वाली है। बच्चों इसमें बहुत सारी बातें दी हैं हमने। लेखक की भाषा सहज है, सरल है, प्रभावपूर्ण है, बोधगम्य है, परिष्कृत है, प्रांजल है एवं अंतर्मन को छू लेने वाली है। इसमें कोई भी आप 2, 3, 4 बातें भी याद कर लेंगे तो आपका विशेष बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होगा। आगे अपन बात करें अगले बिंदु की कि कवि ने यहाँ प्रतीकात्मक या लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया है। यह केवल आपको पद्य की व्याख्या करते समय ही ये बिंदु लिखना है। गद्य की व्याख्या करते समय इस बिंदु का उल्लेख नहीं करना है। आगे अपन बात करें बच्चों अगले बिंदुओं की, तो अगला बिंदु है
5वां नंबर का, जिसमें हमने कहा है कि लेखक ने यहाँ विवरणात्मक, वर्णनात्मक या भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। बच्चों व्याख्या करेंगे तो उस समय आपको लगभग पता चल जाएगा। आप अगर तीनों भी लिखना चाहें, विवरणात्मक कोमा, वर्णनात्मक कोमा, भावात्मक शैली का प्रयोग किया है गद्य में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। या आप वर्णनात्मक और भावात्मक शैली कर दें, विवरणात्मक और भावात्मक शैली कर दें तो भी चल जाएगा। बहुत अच्छी व्याख्या, बहुत अच्छा विशेष बन जाएगा। आगे अपन बात करें बच्चों, कॉमन है, कवि या लेखक दोनों में से कोई एक चूज करना है और गद्य और पद्य दोनों के लिए समान रूप से है ये। कवि या लेखक अपने मंतव्य को प्रकट करने में सफल रहे हैं, ये बात आप गद्य और पद्य दोनों की व्याख्या करते समय विशेष में लिख सकते हैं। सावधानी इतनी ही रखनी है कि कवि या लेखक दोनों में से एक चूज करना है। पद्य की करेंगे तो कवि लिखेंगे, गद्य की करेंगे तो लेखक लिखेंगे। आगे है बच्चों, कवि के शिल्प विधान में सहजता विद्यमान है। बच्चों ये केवल पद्य के में ही लिखना है, गद्य में नहीं लिखना है। और बच्चों यह बात भी ... खाली स्थान दिया, अर्थात यहाँ आपको अलंकार का नाम लिखना है, अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है। यह भी केवल पद्य में है, क्योंकि अलंकार पद्य में ही होते हैं, तो यहाँ पद्य में लिखनी है ये बात। आगे अपन बात करें बच्चों अगले वाले बिंदु की, तो कवि या लेखक का यहाँ नाम आ जाएगा, आगे खाली स्थान दिया है, नाम आ जाएगा। फिर अपन लिख सकते हैं कि नए कवि या लेखक ने अपने समय के प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। कवि या लेखक मानो कोई भी कवि है या लेखक है, अपने समय के प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। यह कॉमन बात है, गद्य और पद्य दोनों के लिए समान रूप से प्रभावशाली है। आगे बात करें बच्चों अपन, रस, शब्द शक्ति, छंद, काव्य गुण, काव्य रीति से संबंधित आपको एक बिंदु लिखना है। यह बिंदु हालांकि पद्य से संबंधित है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यह भी ध्यान रखें बच्चों कि रस, शब्द शक्ति, छंद, काव्य गुण, काव्य रीति, इनमें से कोई भी एक भी बात आप लिख दिए तो आपका एक अच्छा बिंदु तैयार हो जाएगा उस विशेष के लिए। ध्यान रखना है बच्चों, काव्य गुण और काव्य रीति आप दोनों एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि काव्य गुण और काव्य रीति हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल गहरा संबंध रखने वाली होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करें कि जैसे ओज गुण आ रहा है किसी काव्य में, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ गौड़ी रीति आनी ही आनी है, क्योंकि काव्य गुण और काव्य रीति आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में सह संबंध रखने वाली हैं। तो वहाँ सहज ही अपन काव्य गुण और काव्य रीति को लिख सकते हैं। आगे अपन बात करें बच्चों, लोकोक्ति मुहावरों से संबंधित एक बिंदु लिख सकते हैं। अगर आप गद्य की व्याख्या कर रहे हैं, तो गद्य की व्याख्या का विशेष लिख रहे हैं, तो आप लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित एक बिंदु अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। बहुत बढ़िया विशेष लगेगा आपका। आगे अपन बात करें बच्चों, व्याख्या से मिलती जुलती बात किसी अन्य कवि या लेखक की हो तो वह आप लिख सकते हैं। बच्चों अगर आपको ध्यान में आ रहा हो कि इस कवि या इस लेखक से संबंधित कोई ऐसी ही रचना और किसी कवि की है, तो वह कवि की रचना, उस कवि की रचना का उल्लेख कर सकते हैं, उस कवि का नाम लिख सकते हैं कि इससे मिलती जुलती बात इस कवि ने भी कही है। अगर आपको ध्यान में आ रही हो तो एक बिंदु यह भी आप लिख सकते हैं। आपके विशेष में 4 चांद लगाने वाली बात यह हो जाएगी। तो बच्चों लगभग हमने 10 बिंदु दिए हैं। अगर बच्चों आप 3 या 4 बिंदु भी लिखते हैं तो आपका जो विशेष है वह खास हो जाएगा, आपके नंबर कटने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपकी अगर भ्रांतियां भी रह गई हैं तो वो भ्रांतियां आपकी बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो चलो एनीवन कोई भी एक उदाहरण अपन लेते हैं और उसकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष यह अपन देखते हैं। तो बच्चों मानो आपके पास यह एक पद्यांश है और इस पद्यांश की आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष करना है। ये उदाहरण मान लेते हैं और इसका अपने को करना है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखना है। किस ढंग से आप बेहतरीन संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिख सकते हैं, इस बात को आज अपन विस्तार से देखते हैं, जहां नंबर कटने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी और एक परफेक्ट संदर्भ, प्रसंग और विशेष यहां अपन लिखेंगे। तो देखो बच्चों, यह एक कविता है, यह दीप अकेला शनैबरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह इन लाइनों से इसका प्रारंभ है पंक्ति का। नीचे अपन देखते हैं सबसे पहले संदर्भ की बात। तो बच्चों देखो, इसके संदर्भ की बात करें, उसी फॉर्मेट को यहाँ इम्प्लीमेंट रूप दे रहे हैं किसी उदाहरण के माध्यम से। तो देखो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ गद्यांश और अवतरण यह हमने हटा दिया है, केवल पद्यांश रखा है। और पद्यांश रखा है तो स्वाभाविक सी बात है कवि भी रखा है।
तो देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक है अंतरा भाग 2। यहाँ हमने उसका एक पद्यांश लिया है और उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, उसका संदर्भ लिखने जा रहे हैं, उसका प्रसंग लिखने जा रहे हैं, उसका विशेष करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित यह दीप अकेला शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार संदर्भ हो गया है। आप चाहें तो उस कवि से संबंधित कोई खास बात यहाँ कोमा लगाकर और लिख सकते हैं, और इतना भी रखें तो इतना भी आप रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तार सप्तक के प्रवर्तक, जो भी आपको ध्यान में आ रहा है वह आप लिख सकते हैं, और चाहें तो आप इतना भी लिख सकते हैं, यह भी अच्छा है। आगे अपन बात करें प्रसंग की बच्चों, तो इसमें हमने कहा है कि इसमें कवि ने दीपक के माध्यम से व्यक्ति और समाज के संबंधों को व्यंजित किया है, अर्थात व्यष्टि को समष्टि में विलय करने का संदेश कवि यहाँ देता है। एक कहें परफेक्ट प्रसंग की बात, दी बेस्ट प्रसंग की बात, तो बच्चों बहुत अच्छा प्रसंग बन गया है यहाँ। आगे बात करें बच्चों व्याख्या की, कि व्याख्या इसकी कैसे लिखी जाएगी, तो बच्चों व्याख्या से संबंधित हम आपको एक खास बात यहाँ बताएंगे। हालांकि इस पद्यांश की व्याख्या का वीडियो बच्चों हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है, वहाँ आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ देख सकते हैं। फिर भी यहाँ ऊपर की जो 2 पंक्तियाँ हैं, उन 2 पंक्तियों की हम यहाँ भाव विस्तार करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा। और 2 पंक्तियाँ कौन सी हैं, उन 2 पंक्तियों का भाव विस्तार ही हम यहाँ करने जा रहे हैं। यह दीप अकेला सने भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। केवल इन 2 पंक्तियों की व्याख्या करके हम आपको बताएंगे कि व्याख्या कैसे की जाती है। तो देखो व्याख्या वाले बिंदु में बच्चों हमने यहाँ लिखा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक, एक खास बात से व्याख्या की लाइनों की शुरुआत करनी चाहिए। तो हमने लिखा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञेय यह दीप अकेला कविता में ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह भरा है, गर्व भरा है, मदमाता भी है किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है, सारे गुण एवं शक्तियाँ उसमें हैं, इसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकाकी है। दीप या दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमीकरण है। बच्चों बहुत ही गजब व्याख्या होने जा रही है। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी जो आपकी कॉपी चेक करेगा, कोई भी एग्जामिनर, वह आपकी व्याख्या को देखकर बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा। आगे अपन इन्हीं 2 पंक्तियों की व्याख्या के बारे में कुछ और बिंदु देखते हैं। हमने यहाँ लिखा है आगे कि उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। प्रतीक के रूप में मनुष्य का वर्णन किया है दीपक के माध्यम से। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इस कविता के माध्यम से अज्ञेय ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। बहुत गजब की बात है बच्चों। दीप का पंक्ति में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय है, और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण है। तो बच्चों केवल यहाँ 2 पंक्तियों की हम व्याख्या करके आपको उदाहरण के रूप में यहाँ बता रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे विशेष की बात, कि इस पद्यांश का विशेष क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करें विशेष के पहले बिंदु की बात करें, तो हमने पहले बिंदु में बताया है कि इस कविता के माध्यम से अज्ञेय ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने का संदेश दिया है। ध्यान रहे बच्चों, विशेष का पहला बिंदु व्याख्या की विषय वस्तु से संबंधित था, प्रसंग से संबंधित था।
तो बिल्कुल यही बात हमने प्रसंग में लिखी है और उससे मिलती जुलती बात ही हम यहाँ विशेष के पहले बिंदु में लिख रहे हैं। बिल्कुल फिक्स है ये। आगे हमने कहा है कि कवि की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त, साहित्यिक लाक्षणिकता से युक्त, बोधगम्य एवं अंतर्मन को छू लेने वाली है। बच्चों, अगर ये सभी शब्द भी आपको याद नहीं हुए और एक दो शब्द भी आपको याद रह गया तो बहुत अच्छा आपका विशेष हो जाएगा, कोई इसमें खास फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हमने कहा है कि कवि ने यहाँ प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। बिल्कुल यहाँ दीपक के माध्यम से मनुष्य को इंडिकेट किया है, तो प्रतीकात्मक शैली है बच्चों। ऐसी अगर आपको शैली नजर आ रही हो तो वहाँ आप जरूर उसका जिक्र करें। प्रतीकात्मक शैली का यहाँ प्रयोग किया है। आगे हमने कहा है बच्चों, कवि अपने मंतव्य को प्रकट करने में सफल रहे हैं। यह फिक्स बिंदु था, आप देख पा रहे थे फॉर्मेट में, यह फिक्स बिंदु था। आगे अपन कह रहे हैं कवि के शिल्प विधान में सहजता विद्यमान है। बच्चों, यह बिंदु भी फिक्स था, इसमें कोई गद्य हो चाहे पद्य हो, फॉर्मेट में ये निश्चित किया गया था, यह आपको याद करना ही करना है। आगे अपन देख पा रहे हैं बच्चों, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है। हालांकि बच्चों इसमें रूपक अलंकार भी है, श्लेष अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। अगर एक स्थिति यह बने बच्चों कि आपको अलंकार का पता नहीं लग रहा है तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि लगभग पद्यांशों में अनुप्रास अलंकार मिल ही जाता है। आपको किसी अन्य अलंकार का आइडिया नहीं लग रहा हो तो आप अनुप्रास अलंकार यहाँ लिख दें, और न भी लिखें तो कोई खास बात नहीं है। और अगर अलंकार आ रहा है प्रॉपर तो उस प्रॉपर अलंकार का आप जरूर उल्लेख करें। आगे अपन बात करें बच्चों अगले वाले बिंदु की, कवि के शिल्प विधान में सहजता विद्यमान है। हालांकि बच्चों यह आ गया 5वें नंबर पर, आगे भूल से आ गया है ये, खैर इसको छोड़ो। आगे हमने कहा है बच्चों अगले वाले बिंदु में कि कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय अपने समय के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहे हैं। यह निश्चित बिंदु था बच्चों, तो यह निश्चित बिंदु लिखने ही लिखने हैं। और जो पद्य के लिए बिंदु निर्धारित किए हैं फॉर्मेट में, वह बिंदु भी बच्चों आपको लिखने ही लिखने हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों इस प्रकार से आप एक बहुत अच्छा विशेष लिख सकते हैं, बहुत अच्छा संदर्भ और बहुत अच्छा प्रसंग आप लिख सकते हैं। बच्चों, आपकी कॉपी ही आपका प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपने बहुत अच्छी भाषा में, बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छी राइटिंग में अगर आपने लिखा है तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा और पूरे में से पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ बच्चों कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।